हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। ये हमारी सीरीज की 14th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं 13 वीडियो करा चुकी हूँ जिसमें कि मैंने आपके चैप्टर वाइज जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर कंटेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स में करा रही हूँ। तो होप सो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, ये वाला टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज उस टाइम पे अपनाई गई, ठीक, और ब्रिटिशर्स का किस तरीके से विरोध किया गया, और ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी ये कैसे जागृत हुई लोगों में, इससे पहले किस तरीके से, और गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, सत्याग्रह किस तरीके से, सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। और 90% जितनी भी चीजें आपकी हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्स हैं, चाहे असेसन रीजनिंग है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे ही बनाने की कोशिश की है और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, जो टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले आप मुझे राष्ट्रवाद बता दीजिए, राष्ट्रवाद होता क्या है। जब हम अपने देश से जो प्रेम की एक भावना व्यक्त करते हैं तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और आपको पता है सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जागृत हुई, तो वो फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिली। और वही एक क्रांति थी जिसने दुनिया में, पूरी दुनिया में, विश्व स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया था। और धीरे धीरे ये जो भावना थी ये उपनिवेश देशों में भी आई और लोगों को समझ में आने लगा कि ये हमारा देश है और हमारे देश में हमारी ही रूलिंग होनी चाहिए, ना कि किसी अदर कंट्री की या फिर अदर किसी लोगों की। ठीक है, तो ये जो भावना जागृत हुई ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति से जागृत हुई। ठीक, और धीरे धीरे वो विश्व में फैलती चली गई और भारत में भी इसी का ही एक परिणाम था जो भारत में हमें राष्ट्रवाद देखने को मिला। वरना अगर लोगों में राष्ट्रवाद नहीं जागृत होता तो जितने भी हमारे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर आपका असहयोग आंदोलन हो या फिर छोटे छोटे गांवों में जो आंदोलन हुए, ठीक है, और जो इंसिडेंट्स हुए, चोरा चोरी के इंसिडेंट्स, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट्स, ये सारी चीजें जो थी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थी। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ जीके में, आपके सब्जेक्ट में तो है ही है, ये जीके में भी, क्योंकि आपको जीके में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई बच्चा जनरल पार्ट की तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे के लिए ये वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे आपको आंसर दिख रहा है लेकिन फिर भी सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत में प्राथमिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्राथमिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या था। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में वृद्धि, रक्षा व्यय और करों में वृद्धि, सीमा शुल्क में कमी और मुक्त व्यापार नीतियों का परिचय। तो यहाँ पर आपको पता ही है इसका आंसर जो है, इसका परिणाम क्या निकला, रक्षा व्यय और करों में वृद्धि हो गई थी। अब ये जो वृद्धि हुई थी इसके कारण कई लोगों का जीवन यापन भी, मतलब क्योंकि करों में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ने से, और उस टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे सरवाइव करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपको यहाँ पर आपका आंसर पता चल गया, इसका आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1914 और 1918 के बीच युद्ध ने भारत में कीमतों को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन है आपके पास, कीमतें स्थिर रहीं, बी ऑप्शन कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई, सी ऑप्शन कीमतें दुगनी हो गई, और डी ऑप्शन है आपका कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें ठीक से पढ़ी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कीमतें दुगनी तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन यापन इतना कठिन होता जा रहा था। ठीक है, और गरीब लोग तो और ज्यादा पीड़ा झेल रहे थे इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध के वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्से का क्या कारण था। देखिए, व्यापक गुस्से का कारण, अगर आपको यहाँ पर असेसिंग रीजनिंग वाला क्वेश्चन कोई पूछेगा तो 2-3 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि और भी कारण क्या हो सकते थे। तो पहला था बढ़ते कर, दूसरा आपका
सैनिकों की जबरन भर्ती, और तीसरा है कृषि उत्पादनों में गिरावट और आयकर का परिचय। तो यहाँ पर अगर आप चीजें देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, वैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर बन रहा है सैनिकों की भर्ती, ठीक है, जो जबरन सैनिकों की भर्ती की जा रही थी युद्ध में। दूसरा, जो बढ़ते करते ये भी एक गुस्से का कारण बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आपके ऐसे हैं, अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव लिखा होता ना तो आपके ये ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाता, क्योंकि कुछ सिर्फ एक रीजन नहीं था गुस्से का, गुस्से के और भी रीजन थे। लेकिन हाँ, जब हम बात करेंगे हमारे ऑप्शंस के ऊपर तो ऑप्शंस के ध्यान में रख के चीजें करेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था, सैनिकों की जबरन भर्ती जो हो रही थी उस टाइम पे, और लोगों को इतना मतलब उस टाइम पे जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी, लोगों की जीवन यापन पे इतनी ज्यादा स्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी, तो इसी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो गुस्साए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1918, 1919 और 1920, 1921 में भारत में भोजन की भारी कमी क्यों हुई? पहला ऑप्शन है आर्थिक महामंदी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फसल की पैदावार में विफलता। सी ऑप्शन है अन्य देशों को भोजन का निर्यात और नई कृषि नीतियों का परिचय। तो यहाँ पर अगर हम अपनी चीजें सही से पढ़ी हैं तो यहाँ पर जो भोजन में भारी कमी का कारण क्या था, फसलों की पैदावार में विफलता, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 1921 की जनगणना के अनुसार कितने लोग अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण मारे गए? तो यहाँ पर ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डीएसएसबी या फिर कह लीजिए ईएमआरएस कोई भी वैकेंसीज हो, ठीक है, वहां पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फैक्ट जितने भी हैं आपकी बुक में वो तो सारे मैंने रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 5 से 6 मिलियन, बी ऑप्शन 8 से 10 मिलियन, सी ऑप्शन 12 से 13 मिलियन, और डी ऑप्शन है आपका 15 से 17 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 मिलियन, ठीक है, लोग इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों को आशा थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होगा? तो युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों को यह आशा थी कि उनकी क्या परेशानियां दूर हो जाएंगी या एक नया नेता उभरेगा, ठीक है। तो ये इसका जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। उनकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, लोगों को ये आशा थी, जो कि नहीं हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा खराब स्थितियां आ चुकी थी, क्योंकि करों में वृद्धि हो चुकी थी, और अकाल की स्थिति या फिर कह लीजिए नई नई बीमारियां उस टाइम पे विकसित हो रही थी, ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था थी तो वो डाउन जा रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध के बाद संघर्ष की एक नई पद्धति का सुझाव देने वाले नए नेता के रूप में कौन उभरा? ठीक है, तो कौन उभरा यहाँ नए नेता के रूप में? ऑप्शन है आपके पास ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपको क्लियर पता ही होगा, यहाँ पर उभरा कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो तब से जो भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा थी वो और तेजी से विकसित हुई थी। जो एक नई पद्धति या फिर कह लीजिए एक नई पॉलिसी लेके आए सत्याग्रह की, या फिर कह लीजिए जो अहिंसक आंदोलन की एक जो कॉन्सेप्ट लेके आए, वो कौन लेके आए? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए नेता ने संघर्ष का कौन सा नया तरीका प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर अभी मैंने आपको चीज बताई है। ऑप्शन है सशस्त्र क्रांति, दूसरा है सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, और तीसरा ऑप्शन है आपका अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भूमिगत राजनीतिक आंदोलन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग। देखिए, गांधी जी का कहना था ना कि भारतीय लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर रूल कर रहे हैं, अगर सारे भारतीय एक हो जाएंगे, उनका असहयोग करने लग जाएंगे, तो इस तरीके की स्थिति होगी कि ब्रिटिशर्स खुद चले जाएंगे यहाँ से। तो इसीलिए जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो यही एम
रखते हुए स्टार्ट किया गया था कि हम ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी ये आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सत्याग्रह, चोरा चोरी, जलियांवाला बाग कांड, अलोरी सीतारमन से क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, तो ठीक से देखिएगा सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध, ऋण और बढ़ते करों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? उत्तेजित आर्थिक विकास, उत्तेजित आर्थिक स्थिरता का कारण बना, बी सी ऑप्शन आर्थिक कठिनाइयों का कारण बना, डी ऑप्शन परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति हुई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्थिक कठिनाइयों का कारण बना, क्योंकि ना सिर्फ लोगों की जबरन भर्ती हो रही थी बल्कि जान माल का भी नुकसान हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है युद्ध के दौरान गांवों को क्या करने के लिए कहा गया? ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने ये चीज को प्रमोट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम ब्रिटिशर्स का, पहले सत्याग्रह से पहले वो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं तो ब्रिटिशर्स खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें लोगों को प्रमोट किया कि आप लोग जाइए युद्ध में हिस्सा लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब गांधी जी को भी ये चीज समझ आ गई कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा यूज कर रहे हैं ना, ये हमें कभी आजादी नहीं देंगे अगर हम इनके अगेंस्ट नहीं हुए तो। ठीक है, इनका असहयोग हमने नहीं किया तो ये लोग हमारे ही चीजों को खराब करते जाएंगे, तो जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है। तो युद्ध के दौरान गांवों को क्या कहा गया था? अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो युद्ध के दौरान लोगों को गांवों में कहा गया था सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में फसलों की विफलता का परिणाम क्या हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, बी ऑप्शन भोजन में कमी, सी ऑप्शन करों में कमी और औद्योगिक विकास। तो यहाँ पर आपको आंसर पहले ही पता है कि यहाँ पर भोजन में कमी का कारण बनी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों की जबरन भर्ती ने ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया? तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुके हैं बट हमने इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है बी, उससे जो जनता थी वो व्यापक गुस्से में थी। ठीक है, जनता ने इसका विरोध किया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके असेसमेंट रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से चीजों को करिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि कोई भी टॉपिक मैं आप लोगों को कराती हूँ तो इस टॉपिक को देखने के बाद जरूर अपनी एनसीईआरटी को फॉलो किया करें, और ये आपके एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दोबारा इस लेक्चर को देखोगे तो आपके 101% कह रही हूँ ऑलमोस्ट डाउट खत्म हो जाएंगे और ऑलमोस्ट चीजें आपको याद हो जाएंगी कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम लोगों को क्या आशा थी कि युद्ध के बाद कौन उन्हें उनकी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा? ऑप्शन है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, स्थानीय नेता, नया नेता या अंतरराष्ट्रीय समुदाय। देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखकर ही हम लोग अपना आंसर टिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, जहां पर गांधी जी की डायरेक्टली हो बात। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा नया नेता। अब इसमें जो नए नए नेता जो उभर रहे थे ना, इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। लेकिन अगर यही इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि जो एक नेता थे तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे गांधी जी। और गांधी जी का अगर नाम आता है तो आप उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र के सदस्य के बीच साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास देशभक्ति, बी ऑप्शन राष्ट्रवाद, सी ऑप्शन वैश्विकता और डी ऑप्शन साम्राज्यवाद। तो आपका जो मैंने आपको पहले ही जो चैप्टर शुरू कराया था तभी बता दिया था, राष्ट्रवादी विचारधारा को ही हम
जो देश की एक साझा पहचान के तरीके से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका हो गया राष्ट्रवादी विचारधारा यानी कि नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है ना आपके सी टेट या फिर यूपी टेट इस साइड जरा बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जब आप इन लोगों के प्रीवियस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की भावनाओं को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रतीक, ठीक है। तो कौन कौन से प्रतीक जो राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित करते हैं? पहला है ऑप्शन आपका राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय पक्षी। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय खेल, खेल टीम और राष्ट्रीय मुद्रा। सी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गान, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका जो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भोजन और राष्ट्रीय पेय, राष्ट्रीय नृत्य। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर देखिए जैसे कि आप जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना ऑप्शंस में, तो आप ये देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज, जब हम किसी भी एक देश के बारे में बात करते हैं तो हमारी साझा पहचान क्या होती है? उस राष्ट्र का जो ध्वज है या कह लीजिए जो फ्लैग है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक, उस राष्ट्र का क्या प्रतीक है, वो सबके लिए एक ही प्रतीक रहेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय गान जो कि सबके लिए राष्ट्रीय गान साबित होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन क्यों कायम रहा? ऑप्शन है यहाँ पर सैन्य ताकत के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण, भारतीयों के सहयोग से, और डी है आपका भारतीय विरोध को दबाकर। तो यहाँ पर जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था ना, तभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले जो अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें ये चीज मेंशन की थी कि जो भारतीय हैं अगर वो उनका सहयोग ही ना करे, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स खुद हार मानकर भारत से चले जाएंगे। तो यहाँ पर उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल कर रहे हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के अनुसार यदि भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन मजबूत होगा, ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा, सी ऑप्शन भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन जाएगा, और डी ऑप्शन भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत में उपनिवेश ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी को लगता था कि मतलब लगता क्या था, हकीकत बात तो थी कि अगर सभी भारतीय मिलकर पहले ही इसका विरोध करने लग जाते तो क्या ये लोग इतने दिनों तक हम पे राज कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के चरणों के रूप में क्या प्रस्तावित किया? ऑप्शन है आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, विरोध प्रदर्शन और बातचीत। बी ऑप्शन है आपका उपाधियों का समर्पण, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा। सी ऑप्शन है सशस्त्र प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध और अहिंसक विरोध। डी ऑप्शन विदेशी व्यापार, सैन्य सहायता और शैक्षिक सुधार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन में एक तो उपाधियों का समर्पण, मतलब आप अपनी उपाधियां जो हैं उनका बहिष्कार, मतलब उन्हें त्यागेंगे, और दूसरा ब्रिटिश के जो भी सामान है ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे या फिर कह लीजिए बहिष्कार करेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक कदम क्या थे? ऑप्शन है आपके पास सविनय अवज्ञा और अहिंसा। तो देखिए यहाँ पर हिंसा, गांधी जी का कभी भी कोई भी आंसर होगा तो हिंसा से रिलेटेड तो आपका आंसर बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया ए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सरकारी पुरस्कारों का समर्पण और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये हो सकता है। सी ऑप्शन है विदेशी व्यापार विस्तार
और सैन्य भर्ती। डी ऑप्शन है विधान परिषद चुनाव और स्कूल सुधार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा सही। सविनय अवज्ञा जो असहयोग आंदोलन जो था उसमें क्या किया गया था, एक तो जो पुरस्कार जो दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हें त्यागना, दूसरा जो विदेशी वस्तु हैं उनका त्याग करना, ठीक है, उनका विरोध करना, उनका बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नवंबर 1920 के लिए निर्धारित थी और कांग्रेस के भीतर विवाद का मुद्दा थी। ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा अभियान, बी ऑप्शन है उपाधियों का समर्पण, सी ऑप्शन है आपका विधान परिषद चुनाव, डी ऑप्शन है आपका एक नए राजनीतिक दल का गठन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, तो विधान परिषद चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में क्या समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा अभियान को तेज करना, केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, असहयोग कार्यक्रम को अपनाना, और डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और ब्रिटिश शर्ट्स का विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 1922 में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रतीकात्मक महत्व क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका इससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा कम हो गई, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रिटिश उद्योगों का समर्थन किया, सी ऑप्शन इसने पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध किया, डी ऑप्शन इसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ कि इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो आपका होगा सी, इसने क्या करा पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विदेशी वस्त्र को पश्चिमी प्रभुत्व का प्रतीक क्यों माना गया। ऑप्शन है आपके पास ए यह भारतीय कपड़ों से अधिक महंगा था, बी भारतीय कपड़े की तुलना में निम्न गुणवत्ता का था, सी यह पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था, डी ऑप्शन है आपका इसका कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। पहला पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, बी ऑप्शन आर्थिक सुधार, सी सरकारी उपाधियां प्राप्त करना, डी ऑप्शन विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 1931 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी। तो ये तो आपने अगर नोट सही से पढ़े हैं, अगर नोट्स भी नहीं सही से पढ़े तो ये तो आपको क्लियर होगा ही क्योंकि ये चीजें आपने सीटेट के टाइम पे भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सी आलूरी सीतारामन राजू, और डी आपका बाबा रामचंद्र। तो आपका आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन के प्रति शहरों में मध्यवर्गीय प्रतिभागियों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी। आंसर ऑप्शन है आपके सक्रिय समर्थन और भागीदारी, विरोध और विरोध, ठीक है, उदासीनता, तटस्थता और हिंसक प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सक्रिय समर्थन और भागीदारी। ठीक है,
अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक वे से दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम जो असहयोग आंदोलन है या फिर गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उस टाइम पे किस तरीके की कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई जा रही थी ये सब भी पढ़ेंगे। और होप सो ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल रहें। अगर यूजफुल होते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए करें, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ बहुत मेहनत लगती है इन पीडीएफ को रेडी करने में। इतना टाइम शायद ये रिकॉर्ड करने में या पढ़ाने में नहीं लगता जितना कि इन पीडीएफ्स को रेडी करने में मुझे टाइम लगता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना तो करा करें कि एटलीस्ट आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि ऑडियंस इतनी सारी, इतने लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर भी जो सब्सक्रिप्शन है वो इतना कम है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोगों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन।